था कि उसने। दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का अगला एपिसोड। एकांश अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि उसने आखिर ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया है। उसने यष्टि से एक बार फिर से पूछा, यार यष्टि, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि मैंने क्या किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपने मेरे भाई की पूरे साल की फीस और उसके खर्चे क्यों पे किए? उठाए तो उठाए, ऊपर से ये जाहिर किया कि एक स्कॉलरशिप है। यष्टि ने बोलते हुए अपने दोनों हाथ बांध लिए। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। ओह, तो ये बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। लेकिन इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तुम मेरी वाइफ हो, तो वो भी तो मेरा कुछ लगता है। बस उसी नाते किया ये सब। और रही बात छिपाने की, तो तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से छिपाया था। देखो अब अपने आप को। एकांश बोलते हुए यष्टि के बगल में आकर बैठ गया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए ये सब कहा। यष्टि ने अपने चेहरे को एकांश के हाथों से छुड़ाते हुए फौरन जवाब दिया, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। और आज से पहले जब आप मेरी लाइफ में नहीं थे, तभी तो मैं उसे संभाल रही थी, तो अब भी संभाल लेती। यष्टि का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। हाँ, सही कहा कि वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी बड़ी बहन मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। तुमने अब तक ये सब अकेले संभाला है, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारी परवाह करने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। एकांश ने ये सब बोलते हुए यष्टि को गले से लगा लिया। यष्टि से आज तक किसी ने नहीं कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हारी परवाह करने के लिए। ये शब्द किसी मरहम का काम कर रहे थे यष्टि के लिए। इतने समय से वो अकेले सब चीजों से जूझती आई थी। कभी नहीं सोचा था उसने कि उसको एकांश जैसा जीवन साथी मिलेगा जो उसे इतना प्यार करेगा। एकांश ने आगे बोलना जारी रखा, तुम एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग लड़की हो। पता है मुझे तुम्हारी क्या क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? क्या? यष्टि ने पूछा। तुम पूरी दुनिया को अपनी जिम्मेदारी समझती हो, किसी के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो, बिना किसी स्वार्थ के, जैसे तुमने मेरे और श्रेया के लिए किया। ये तुम्हें बहुत स्पेशल बनाता है यष्टि। ये सब बातें एकांश यष्टि की आंखों में देखते हुए बोल रहा था। उसकी आंखों में यष्टि के लिए ढेर सारा प्यार था। यष्टि को एकांश की ये बातें काफी अच्छी लग रही थी। उसका मन किया कि वो बस सुनती रहे और एकांश बोलता जाए। एकांश की बातों ने यष्टि के गुस्से को जैसे एकदम से गायब कर दिया। उसे एकांश का अपने ऊपर इस तरह हक जताना अच्छा लग रहा था। यष्टि को एकांश ने एक बार फिर से अपने गले से लगा लिया। यष्टि आहिस्ता से एकांश से अलग हुई और उसने एकांश के चेहरे को अपने नाजुक हाथों में लेते हुए उसके माथे को किस किया। एकांश के तो जैसे पूरे शरीर में हलचल मच गई। एकांश पर यष्टि के छूने का कुछ इसी तरह का इफेक्ट होता था। यष्टि ने भी अभी भी एकांश के चेहरे को अपने हाथों में लिया हुआ था। अब उसने एकांश के गालों को किस किया। एकांश को यष्टि के हाथ एकदम ठंडे मालूम हो रहे थे। यष्टि गाल पर किस करने के बाद अपने होठों को एकांश के होठों के सामने लाती है। वो किस करने ही वाली होती है कि एकांश ने खुद आगे बढ़कर यष्टि को किस कर लिया। एकांश ने काफी एक्साइटमेंट में यष्टि को किस किया था। किस करते हुए वो यष्टि के ऊपर झुकता ही जा रहा था। यष्टि ने भी हाथों को एकांश के गले से हटाकर उसके सर पर रख दिया। एकांश और यष्टि के इस खूबसूरत सफर में एकांश चाहता था कि यष्टि उसका साथ दे, लेकिन एकांश का हाथ पकड़कर
उस राह पर चलने से यष्टि डर रही थी। इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि यष्टि एकांश के मिस्टीरियस प्रोफेशन से अभी तक वाकिफ नहीं थी। उस दिन के हादसे के बाद से यष्टि को एकांश के लिए डर लगता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि एकांश इससे भी ज्यादा परेशानियां पहले भी झेल चुका था। वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं था। एकांश एक बहुत अच्छा पति है, ये बात तो एकांश ने कई बार साबित कर दी थी। लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी है, ये सवाल अभी भी यष्टि के माइंड में था, क्योंकि जिस तरह से उसने उस दिन उस शख्स की टांग में गोली मारी थी, वो कोई बेदर्द इंसान ही कर सकता था। यष्टि ने आगे बढ़ते हुए एकांश को एक बार फिर से रोका। एकांश अब तक यष्टि के चेहरे से होते हुए उसके नेक तक पहुंच गया था, उसे किस करते हुए। लेकिन यष्टि है कि उसे इससे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। इस बार जब यष्टि ने एकांश को रोका तो उसे गुस्सा आ गया। वो फौरन वहां से उठकर चला गया। उसने आगे यष्टि की कोई बात नहीं सुनी। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि जब दोनों की फीलिंग सेम है तो वो इस रिश्ते को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। एकांश सीधे नीचे आया और उसने अपनी कार की चाबी उठाई और बाहर चला गया। यष्टि अपने आप को संभालते हुए नीचे तक आई, एकांश के पीछे पीछे। लेकिन एकांश वहां से जा चुका था। वो काफी गुस्से में था, तो यष्टि को उसके लिए डर लग रहा था। यष्टि ने एकांश को फोन मिलाया, लेकिन एकांश ने उसका फोन नहीं उठाया। एक तो अनजान जगह और ऊपर से एकांश भी वहां नहीं था। यष्टि को घबराहट होने लगी थी। इधर एकांश के जाने की थोड़ी देर में ही किसी ने डोर को नॉक किया। यष्टि को लगा कि एकांश वापस आ गया है, तो उसने जाकर फौरन डोर खोल दिया। लेकिन सामने कुछ अनजान लोग खड़े थे, जो शायद एकांश के वहां से जाने के इंतजार में थे। यष्टि ने अनजान चेहरे सामने देखने के साथ ही दरवाजा जोर से वापस बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स ने अपने पांव को डोर के बीच में अटकाकर यष्टि को डोर बंद करने से रोक दिया। लेकिन यष्टि में भी दिमाग की कमी नहीं थी। उसने फौरन उस शख्स के पांव पर किक मारी और डोर को झटके से बंद कर दिया। यष्टि को लगा कि शायद ये लोग कोई लुटेरे हैं। वो एकांश को फोन पर फोन किए जा रही थी, लेकिन एकांश का फोन नहीं उठ रहा था। यष्टि दौड़कर सबसे पहले श्रेया के रूम में गई और उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। उसने 3 या 4 चादरों को मिलाकर एक साथ बांधा और उसे श्रेया के रूम की बालकनी से लटका दिया। इसके बाद उसने श्रेया को अपनी गोद में उठाया और स्टोर रूम में आकर छिप गई। उसने ये चादरें उन बदमाशों को चकमा देने के लिए लगाई थी, ताकि वो लोग यही समझे कि वो वहां से भाग गई है। वो बदमाश घर में दाखिल हो चुके थे। उन्होंने पूरे घर को खोजना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए वो लोग पूरे घर के सामान को तहस नहस कर रहे थे। यष्टि को स्टोर रूम में भी ये आवाजें आ रही थी। उसने अपने फोन को समझदारी दिखाते हुए पहले ही साइलेंट पर कर दिया था, ताकि अगर एकांश कॉल बैक करे तो उसका फोन रिंग ना हो। तभी उन लोगों में से एक शख्स ने कहा, बॉस, लगता है वो लड़की भाग गई है। यष्टि को समझते देर नहीं लगी कि वो लोग यष्टि की ट्रिक में आ गए हैं। चलो जल्दी, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बोलते हुए वो लोग वहां से बाहर निकल गए। ये सभी आवाजें यष्टि ने अपने कानों से साफ साफ सुनी थी। यष्टि ने जब उन लोगों के जाते हुए कदमों की आवाज सुनी, तब जाकर उसे तसल्ली हुई कि अब श्रेया और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यष्टि अभी भी वहां से बाहर नहीं आई, इस डर से कि कहीं वो लोग वापस आ गए तो। लेकिन अब एकांश वापस आ गया था। उसने देखा तो घर का मेन डोर सपाट खुला हुआ था। ये देखकर एकांश को थोड़ा खटका हुआ। वो फौरन घर के अंदर आया
तो घर का सामान भी पूरी तरह से इधर उधर बिखरा हुआ था। एकांश किसी अनहोनी की सोचकर डरने लगा। वो पूरे घर में पागलों की तरह यष्टि और श्रेया को ढूंढ रहा था। लेकिन यष्टि ने जब उसके कदमों की आवाज सुनी तो वो एक बार फिर से अलर्ट हो गई। उसे लगा कि वो बदमाश फिर से वापस आ गए हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ जल्द मिलती हूँ आपसे। अगर एकांश उसे अकेला नहीं छोड़ता तो ये सब नहीं होता। अपनी उसे इतनी परवाह नहीं थी। लेकिन अगर श्रेया को कुछ हो जाता तो वो एक बार फिर किसी को खोने की हिम्मत कहाँ से लाती। इससे पहले भी उसने अपनी प्यारी छोटी बहन को खो दिया था, जिसने उसके और उसकी माँ के रिलेशन को खत्म कर दिया था। वो आज भी अपनी बहन को नहीं भूल पा रही थी। श्रेया के साथ उसका माँ बेटी जैसा रिलेशन था, तो वो अपनी बेटी को किसी को नुकसान पहुंचाते कैसे देख सकती थी। एकांश की लापरवाही से आज श्रेया और यष्टि दोनों की जान खतरे में थी। लेकिन आखिर वो लोग कौन थे जो उन्हें मारने आए थे? एकांश ने कई बार यष्टि से बात करने की कोशिश की, लेकिन यष्टि ने गुस्से में उससे कोई बात नहीं की। कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग घर आ चुके थे। यष्टि फौरन बिना देर किए श्रेया को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आई और घर की तरफ बढ़ी। उसने एकांश का इंतजार नहीं किया। जैसे ही डोर बेल बजी तो सुनीता जी ने डोर खोला और यष्टि सीधे बिना कुछ बोले श्रेया को उसके रूम में ले गई। श्रेया सोई हुई थी, तो सुनीता जी ने भी यष्टि से कोई सवाल नहीं पूछा। यष्टि ने श्रेया को उसके रूम में सुला दिया और अब वो अपने रूम में आई। एकांश इस समय वहां मौजूद था। यष्टि ने उसे इग्नोर किया और अलमारी से अपने चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगे। लेकिन एकांश से यष्टि की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे खुद ही काफी गिल्ट फील हो रहा था कि वो सब उनके साथ उसी की वजह से हुआ था। वॉशरूम की तरफ जाती यष्टि का एकांश ने अपने दोनों हाथ फैलाकर रास्ता रोका। अब तो यष्टि के सब्र का बांध टूट गया था। उसने गुस्से में एकांश से कहा, श्रेया हमारे इस रिश्ते की डोर है। अगर वो डोर टूट जाती तो आप मुझे कभी नहीं देख पाते। अब यष्टि की आंखें छलक आई थी। अब तक उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रखा था, लेकिन ये इमोशन भी अगर वो ज्यादा देर तक अपने अंदर दबा कर रखती तो घुट जाती। श्रेया को लेकर उसकी आंखों में इतनी फिक्र देखकर एकांश ने उसे कहा, अगर श्रेया को या तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस दुनिया को आग लगा देता। एकांश ये बातें कोई मजाक में नहीं बोल रहा था। वाकई में वो उन लोगों को हर कीमत पर ढूंढ निकालता और दुनिया की सबसे बेदर्द सजा उन्हें देता। अभी भी उसे उन लोगों का पता लगवाना था, जिसके लिए उसने पहले ही अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। एकांश के हाथ रोती हुई यष्टि की तरफ बढ़े तो यष्टि ने अपना हाथ दिखाकर एकांश को उससे दूर रहने के लिए कहा और साइड से निकलकर वो वॉशरूम में चली गई। एकांश का दिल टूट रहा था यष्टि को इस तरह देखकर, और ऊपर से ये भी जानकर कि उसकी वजह वो खुद ही है। एकांश ने भी रेडी होकर ऑफिस जाने की सोची। एकांश के घर के बाहर सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ाई जा चुकी थी। यष्टि वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो एकांश वॉशरूम में नहाने चला गया। यष्टि नजर फेरते हुए वहां से सीधे श्रेया के रूम में चली गई। एकांश भी जल्दी से नहाकर फ्रेश हो गया और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। यष्टि श्रेया के साथ उसके बेड पर ही सो गई थी। उसको अभी भी सोते हुए सपने में वही सब दिख रहा था जो उनके साथ हुआ था, जिससे यष्टि की चौंक कर बार बार आंख खुल रही थी। शाम तो पहले ही हो चुकी थी उन्हें वहां आते आते। अब जाकर रात भी हो गई थी। सुनीता जी ने देखा सीढ़ियों से श्रेया उतरकर नीचे आ रही थी। उसके पीछे यष्टि नहीं थी। वो अभी भी रूम में सोई हुई थी। सुनीता जी और श्रेया दोनों ने ही उसे नहीं उठाया। एकांश भी आ चुका था। उसे जैसे ही श्रेया को वहां बैठे हुए देखा
तो वो फौरन उसके पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कैसा है मेरा ब्रेव बच्चा? बेटा, तुम्हारी चाची कहाँ है? एकांश की इस बात का इशारा उसने हाथ दिखाते हुए किया तो सुनीता जी बोल पड़ी, वो श्रेया के रूम में सोई हुई है। मुझे थकी हुई लगी तो मैंने नहीं उठाया। ठीक है, मैं आज डिनर नहीं कर रहा, आप श्रेया को सुला देना डिनर करवा कर। बोलते हुए एकांश के कदम वहीं बढ़ गए जहां यष्टि सोई हुई थी। उसने श्रेया के रूम का दरवाजा खोला और अंदर आकर उसने यष्टि की तरफ देखा। वो नींद में भी चौंक रही थी। एकांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे अपने रूम में लेकर जा रहा था। यष्टि की आंखें अभी भी नहीं खुली थी। एकांश ने अपने रूम का डोर खोला और यष्टि को अंदर लेकर आया। उसने बड़े ही आहिस्ता से यष्टि को बेड पर लिटाया ही था और वो उससे अलग होने लगा तो यष्टि ने उसकी शर्ट को अपनी दोनों मुट्ठियों में भर लिया। ऐसा वो एकांश के साथ पहले भी कर चुकी थी। जब उसकी पकड़ से अपनी शर्ट छुड़ाने में एकांश की हालत खराब हो गई थी। वो उस समय भी और इस समय भी उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो अभी भी यष्टि के ऊपर ही झुका हुआ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक कि श्रेया और यष्टि को कुछ नहीं हुआ, वरना शायद वो आज उन्हें खो चुका होता। लेकिन आज यष्टि की बहादुरी की वजह से यष्टि खुद और श्रेया सही सलामत है। एकांश ने यष्टि की उंगलियों को एक एक करके खोलना शुरू किया। यष्टि की एक उंगली खुलती तो दूसरी बंद हो जाती। एकांश ने खींच कर उसके हाथ को अपनी शर्ट से हटाने की कोशिश की तो यष्टि की आंख खुल गई। उसकी मुट्ठी में अभी भी एकांश की शर्ट थी और उसके चेहरे पर हैरानी। एकांश की शर्ट के 3 बटन्स उसके जोर लगाने से खुल गए थे। एकांश यष्टि के ऊपर जिस तरह से झुका था उसे देखकर कोई भी यही समझता कि वो सोती हुई यष्टि के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यष्टि ने गुस्से में एकांश को देखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे नींद में होने के बाद भी आप मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हो? एकांश जो अब तक शांत था एकदम से गुस्सा हो गया। अब तक तो यष्टि ने उसकी शर्ट को पकड़ा था, लेकिन अब एकांश ने यष्टि के दोनों हाथों की पकड़ से अपनी शर्ट छुड़वाते हुए उसके दोनों हाथों को बेड में प्रेस कर दिया। उसने अपने चेहरे को यष्टि के चेहरे के एकदम नजदीक लाते हुए कहा, अगर मुझे तुम्हारा फायदा ही उठाना होता तो मैं कब का उठा चुका होता। तुम्हें इतना भी टाइम नहीं देता। तुमने मुझे पहले ही बहुत मौके दे दिए, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को उनकी फीलिंग्स के बिना छुए। तुम मुझसे दूरी बना रही थी, लेकिन आज से मैं खुद तुमसे दूरी बनाऊंगा। और रही बात तुम्हारी हिफाजत की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद कोई तुम्हें छूना तो दूर, तुम पर नजर भी नहीं डाल पाएगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना बोलते हुए एकांश ने झटके से यष्टि के दोनों हाथों को छोड़ दिया। इतना तो उसे पता था कि एकांश जो कहता था वो करता था। इसका मतलब अब सच में एकांश उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। यष्टि को पता नहीं क्यों एकांश का इस तरह बोलना उसे बेचैन कर रहा था। उसे खुद भी एकांश का अपने करीब आना और उसे टीज करना अच्छा लगता था, लेकिन इस समय उसने खुद सब कुछ बिगाड़ दिया था। यष्टि ने एक चपत अपने माथे पर लगाई। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये तो एकांश के घर में रहते हुए भी ऐसा हो गया था, जैसे वो फिर से बाहर चला गया हो और यष्टि को उसके एहसास को पाने के लिए लंबा इंतजार करना हो। एकांश वहां से सीधे वॉशरूम में चेंज करने चला गया। उसे खुद भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर ये लड़की मुझे समझती क्या है? मैं क्या ऐसे कोई लड़कियों का फायदा उठाने वाला इंसान लगता हूँ? गुस्से में एकांश ये भी भूल गया कि वो वहां सिर्फ कपड़े चेंज करने आया था, शावर लेने नहीं। एकांश ने अपने चेंज किए हुए कपड़ों पर ही शावर ऑन कर दिया था
उसके कपड़े भीग गए थे। ये सब इस यष्टि की वजह से हुआ है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए एकांश ने अपने गीले कपड़े निकाले और टॉवल लपेट ली। इस समय वो सिर्फ टॉवल में था। वो ऐसे ही वॉशरूम से बाहर आ गया। यष्टि की नजर एकांश के ऊपर पड़ी तो वो उसी पर टिक गई। उसकी वेट बॉडी टॉवल में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो एक पल के लिए भूल गई कि अभी इस शख्स से उसकी बहस हुई थी और अब वो उससे नाराज है। लेकिन वो इतना जानती थी कि ये जो हैंडसम अट्रैक्टिव आदमी उसके सामने खड़ा है वो उसका पति है। यष्टि को तो अपनी शादी के फैसले पर नाज हो रहा था। यष्टि अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने हिलाते हुए अपनी शर्म से गर्म और लाल पड़ चुके चेहरे को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एकांश ने जैसा कहा था, उसने एक नजर भी उठाकर यष्टि की तरफ नहीं देखा। वो अपने लिए दूसरे कपड़े निकालने अलमारी तक गया। वो अलमारी से कपड़े निकाल ही रहा था कि उसका फोन बजा। कपड़ों को वहीं छोड़कर अब एकांश की नजर अपने फोन को ढूंढ रही थी। जिस समय उसने यष्टि को बेड पर लिटाया था, उस समय उसका फोन यष्टि के पास ही गिर गया था। फोन की आवाज की डायरेक्शन में एकांश बढ़ा तो यष्टि को लगा कि वो उसी की तरफ आ रहा है। उसके चेहरे के हाल तो और भी बुरे होने लगे थे। उसके चेहरे की रंगत एकदम लाल हो गई थी। वो एकांश से और ज्यादा इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि वो उसे ऐसे अपने सामने देखकर उससे शर्मा रही है। एकांश ने जब देखा तो उसका फोन यष्टि के एकदम बगल में ही पड़ा हुआ बज रहा था। लेकिन यष्टि की तो नजर एकांश के ऊपर थी। वो खो गई थी उसके ख्यालों में। उसे कोई सुध नहीं थी कि उसके बगल में एकांश का फोन बज रहा है। एकांश यष्टि के ऊपर झुका और उसने अपना फोन उठा लिया। इस पल यष्टि को लगा कि एकांश उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो अभी ये नहीं चाहती थी। क्या उसे यही चाहिए था? वो कंफ्यूज हो गई। इतना कंफ्यूज यष्टि ने अपने आप को कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया था जितना एकांश ने उसे कर दिया था। लेकिन एकांश जैसे झटके से उसके ऊपर झुका, फौरन फोन लेकर वहां से हट भी गया। उसने फोन को रिसीव करके अपने कान पर लगाया। हेलो आदि, आज बहुत टाइम के बाद फोन किया। कैसा है तू? आदित्य एकांश का दोस्त था जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एकांश ने कभी यष्टि से उसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन एकांश के मुंह से उसका नाम सुनकर यष्टि भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये आदित्य है कौन। एकांश ने खुश होते हुए कहा, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। तुझे सीधे मेरे घर पर आना है। बहुत टाइम हो गया यार साथ में बैठे हुए, बातें किए हुए। श्रेया भी अपने आदि मामू को बहुत मिस करती है। बातें करते करते एकांश टॉवल में ही बाहर बालकनी तक चला गया। बात खत्म करके वो रूम में वापस आया। यष्टि की नजरें उसे बड़े ही अलग तरीके से देख रही थी। एकांश ने उससे नजर फेर ली और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर उन्हें पहनने लगा। उसने अब कपड़े पहन लिए थे। एकांश यष्टि के बेड के नजदीक गया और जाकर उसने अपने पिलो को उठाने के लिए पकड़ा। यष्टि ने उस पिलो के दूसरे सिरे को थामते हुए एकांश से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? सोने। क्यों, तुम्हारे कुछ और प्लान्स है क्या? बोलते हुए एकांश ने झटके से यष्टि के पास से अपने पिलो को खींच लिया। वो सोफे पर सोने वाला था। यष्टि भी समझ गई थी कि वो सोफे पर सोने वाला है, लेकिन वो यही सोच रही थी, क्या ये इतना नाराज है कि सोफे पर सोने जा रहे हैं? ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो वो इतने नाराज हो गए? यष्टि को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने एकांश के ईगो को ठेस पहुंचाई थी। अब तक तो एकांश उसके पीछे था, उसे पाना चाहता था, लेकिन अब वही डिजायर यष्टि के अंदर पैदा हो गई थी। लेकिन शायद ये इस वजह से था क्योंकि एकांश उसे अवॉइड कर रहा था। एकांश सोफे पर जाकर लेट गया। ठंड ना होने की वजह से एकांश ऐसे ही बिना ब्लैंकेट के जाकर सोफे पर लेट गया। उसके दोनों हाथ
उसके सर के नीचे थे। वो कुछ सोचने में मगन था। थोड़ी ही देर में एकांश को नींद आ गई। यष्टि अभी भी जाग रही थी। वो एकांश की तरफ ही देख रही थी। यष्टि अपने बेड से उठी और उसे लगा कि वो आगे बढ़कर एकांश के होठों को किस कर ले, लेकिन उसमें दुनिया से लड़ने की हिम्मत थी, लेकिन खुद की फीलिंग से नहीं। वो वहां से उठकर अपने बेड पर आकर लेट गई। अब तो एकांश की ब्लैंकेट से आ रही उसकी खुशबू से ही उसे काम चलाना था। उसके दिमाग में सिया का ख्याल आया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी। वो तो उसे फोन नहीं कर सकती थी। यष्टि ने सिया को मैसेज ड्रॉप किया। यार सिया, प्लीज कल मेरे घर आ जाना, मुझे तेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी में बस इतना ही।